एक बार मंथली देखते हैं, ये इसके ट्रेडिंग करियर का अब तक का सबसे, हालांकि वो तो 260 पे ही हो गया था, लेकिन गौरांग कोई स्टोरी समझ में आ रही है अब आपको यहाँ पर? कभी कभी आप चिंतित होते हैं कि भाई स्टॉक चल नहीं रहा है, कभी कभी आप चिंतित इसलिए होते हैं कि यार इतना चल चुका है कि करूँ क्या? वीरेंद्र, ये सिर्फ स्टॉक को लेकर के नहीं, बाजार को लेकर के भी हमारी परिस्थिति ऐसी हो जाती है। जब ये 8,550 और 8,650 में 2 हफ्ते तक कंसोलिडेट करे थे, पक गए थे लोग मार्केट के स्क्रीन को देख देख के। लेकिन ये एक उदाहरण है, आप अच्छी तरह से कंसोलिडेट करते हो, एक मजबूत ढांचा बनाते हो, बुनियाद बनाते हो, ऊपर के तरफ के पड़ाव अब गवाह है हमारे सामने कि हम किस तरीके से झेल पा रहे हैं। और एस्कॉर्ट्स पर एज अ डिस्क्लोजर हमारी कवरेज है, और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन का माहौल था, और अब आने वाले समय में खास करके अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स को लेकर के जहाँ पर इनकी थोड़ी बहुत प्रेजेंस बड़े तौर पर है, ट्रैक्टर्स को लेकर के भी ट्रैक्शन ज़्यादा दिख रहा है। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में अगर बेहतरीन कैटेगरी के ये इंजन्स डेवलप करते हैं तो अपॉर्चुनिटी और भी इनके पास आ जाएगी। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी आएगी और इनके पास। लेकिन गौरांग, ये जो आपने कहा ना, इनफैक्ट कि बाज़ार को लेकर भी कभी कभी ये स्थिति हो जाती है कि इतना क्यों चल गया। आज सुबह भी हमारी 1-2 जो जानकार जिनसे बात हुई ना, उनका भी व्यू कुछ इस तरह का ही था। अब हो सकता है कि निफ्टी एक आध बार शायद 9,000 हिट कर भी जाए, अटेम्प्ट करे भी, हो सकता है ना भी हिट करे कई बार। लेकिन एक ख़रीदार जो कि साइड पे रह गया था, स्पेशली ये जो कंसोलिडेशन का दायरा आपने कहा 8500 के बाद से जिसने नहीं लिया, वो इस तरह के गिरावट में एंटर करे या फिर थोड़ा रुके? तो अभी कहावत है, मीर अंगूर खट्टे हैं, और इस बार तो बहुत लोगों ने पूरी टोकरी भरी है अंगूर तो खट्टे। वही मतलब आप ये समझते हो कि 8,700 का स्तर, 8,750 का स्तर पार करने को नामुमकिन अगर आप ये शब्द लगा देते हो तो बाज़ार में, मैं तो इतना सीखा हूँ, मेरे इतने साल का जो अनुभव है कि शेयर बाज़ार में नामुमकिन जैसी शब्द होता ही नहीं है, सब कुछ मुमकिन होता है। और मैं ये मानता हूँ कि गिरावट पर जो आपका प्रश्न था, क्या उन लोगों को ख़रीदारी करनी चाहिए, तो हमारी राय तो हमेशा रही है, हमेशा हम ये कवायद करते आए हुए कि गिरते हुए बाज़ार में मौका होता है, बशर्ते कि आप जानते हो आप क्या खरीद रहे हो, कहाँ खरीद रहे हो, और इतना ध्यान रखें कि पूरी ताकत लगा करके न खरीदें। थोड़ा बहुत कैश अपने पास रखें ताकि अगर नीचे की तरफ की गिरावट तीव्र होती है, थोड़ी और गहरी होती है, तो आपके पास हिम्मत है और जा कर के उस कन्विक्शन को सपोर्ट देने के लिए और अपने कॉन्फिडेंस को रेनफोर्स करने के लिए। बिल्कुल। चलिए, अब ये गौरांग एक टिपिकल इश्यू होता है बाज़ार में, जिसके हाथ में नहीं आया वो भी रोता है, हाथ में आया लेकिन जल्दी निकल गया वो भी रोता है। ये होते रहता है मार्केट में। लेकिन कई बार कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी जो है ना, वो छोटे छोटे निबलिंग इस तरह के स्टॉक्स में करते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो हमारी रिसर्च टीम ने आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स निकाले हैं जो आप जिसे छुपा रुस्तम कह सकते हैं। खिलाड़ी जो इन्वेस्टेड हैं यहाँ पर वो बड़े हैं, लेकिन ये स्टॉक्स छोटे हैं। हो सकता है इनमें से किसी का आपने नाम ना भी सुना हो, लेकिन हम आज आपको सुनाएंगे। सुमित, आज सुबह से लगे हुए थे आप ये नाम निकालने में, बताइए क्या है फाइनली। शुक्रिया मेयर। काफ़ी सारे नाम निकलने की कोशिश की है गई है जिनमें कई बड़े निवेशकों का दाम लगे हुए हैं और उनके नाम आमतौर पर सुने भी नहीं जाते हैं। पहला नाम है प्रोजोन प्रॉपर्टीज़ का। ये कंपनी प्रोवोग जो इसकी पेरेंट है उसकी एक डीमर्ज्ड आर्म है और ये रियल एस्टेट कारोबार के अंदर शामिल है। उनके स्टोर वगैरह का जो लीजिंग है या फिर डिज़ाइनिंग है उसका कामकाज करती है। इस कंपनी में राकेश झुंझुनवाला की हिस्सेदारी है और करीब करीब 2% स्टेक जो है वो राकेश झुंझुनवाला का है। इसकी वैल्यू करीब 8.5 करोड़ रुपए है। दो स्टेक की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं कि शेयर की वैल्यू भी कम है, लेकिन हाँ उनका स्टेक है और सब्सटैंशियल वे में उस स्टेक को बढ़ाते चले आ रहे हैं 2012 से लेकर अब तक। 2012 से पहले उनकी हिस्सेदारी थी लेकिन बहुत कम थी, लेकिन वहाँ से उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ानी शुरू की और अभी भी सब्सटैंशियल स्टेक कंपनी के अंदर रखते हैं। 408 करोड़ रुपये कंपनी की वैल्यू है और इसके अंदर उनकी हिस्सेदारी है। तो आमतौर पर ये इस शेयर के अगर रिटर्न की बात करें तो करीब करीब 24 से लेकर 27 रुपये तक ये शेयर चला है, यानी 8 से 9% का आसपास रिटर्न दिया बीते 1 साल के दौरान। इस शेयर का जिक्र कम होता है लेकिन इसमें भी बड़े निवेशक निवेशित हैं। तो आपको एक ही पहला शेयर बताया है। इसके अलावा दूसरा शेयर है डाइची करकड़िया का। ये कंपनी केमिकल स्पेस के अंदर है और रिसेंटली इसने एक स्टीम पकड़ी थी पिछले कुछ एक साल के दौरान। रिटर्न देखो तो करीब 64-65% का रिटर्न दिया है शेयर ने। एक अच्छी चाल दिखाई है, अच्छे नंबर्स भी हैं, डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी कंपनी काफ़ी साउंड है। यहाँ पे जो बड़े निवेशक
निवेशक है वो है डॉली खन्ना। काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है इनका, क्वालिटी के कारोबार को बेचने के बाद इन्होंने कई कंपनियों में निवेश किया था, उसमें से एक कंपनी ये भी है। करीब 1.25% के आसपास की हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू 5.5 करोड़ रुपए बैठती है और एक अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है। 433 करोड़ रुपए की ये कंपनी है। तो ये एक और ऐसा शेयर है जहां पर आमतौर पर इसका नाम कभी सामने नहीं आता, लेकिन यहाँ पर भी बड़े निवेशक निवेशित हैं। तीसरे कंपनी की अगर बात करें तो वो है गैलेक्सी इंटरटेनमेंट। ये तो काफ़ी छोटा शेयर है, करीब 13 इकाई इस कंपनी की हैं टोटल। मुंबई बेस्ड कंपनी है, एंटरटेनमेंट कारोबार के अंदर है। 2% हिस्सेदारी जो है वो प्रोफेसर मानकेकर के पास है। ये एक और बाजार के नामी गिरामी निवेशक हैं जिनकी इसके अंदर हिस्सेदारी है और करीब 70 लाख रुपए इस निवेश की वैल्यू बैठती है। हालांकि शेयर ने बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया, 20 रुपये चलता हुआ शेयर 21 से 22 रुपये आया है बीते 1 साल के दौरान। कंपनी लॉस में भी है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी फंडामेंटल नहीं है, लेकिन फिर भी निवेश के लिए एक बड़ा नाम इस कंपनी के अंदर निवेशित है। इसके अलावा ज़ोडिएक क्लोथिंग कारोबार की कंपनी है और अहम चीज़ की टेक्सटाइल में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने नंबर्स भी ठीक ठाक दिए हैं। साथ ही साथ इस कंपनी में जो बड़ा निवेशक एंटर्ड है वो है वल्लभ भंसाली का। सब्सटैंशियल स्टेक है, 3% के आसपास, 3.5% के आसपास की हिस्सेदारी है, जिसकी वैल्यू 13.5 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। एक चीज़ ये भी अहम है कि उन्होंने हिस्सेदारी बहुत पहले नहीं, यानी जून 2015 पिछले साल उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है और हर क्वार्टर दर क्वार्टर वो हिस्सेदारी को या तो होल्ड कर रहे हैं, स्लाइटली बढ़ा भी रहे हैं और एक बड़ी हिस्सेदारी है, एक अच्छा डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये एक और ऐसा नाम है जिसका आमतौर पर जिक्र कम होता है, लेकिन यहाँ पर भी उनकी हिस्सेदारी है। और सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक है यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज़। प्लाईवुड कारोबार के अंदर ये कंपनी शामिल है और इस कंपनी में रमेश दमानी की करीब 1.5% हिस्सेदारी है और साथ ही साथ आर.के. दमानी की भी करीब 2.5% हिस्सेदारी है। तो 2 बाजार के दिग्गज इस कंपनी के अंदर निवेशित हैं और अगर पिछले 1 साल का रिटर्न भी देखें तो एक अच्छा रिटर्न इस शेयर ने दिया है। 123 रुपये चलता हुआ शेयर 282 रुपये के आसपास आ चुका है। जोरदार उछाल इसमें देखने को मिला। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस कंपनी ने 2007 से लेके अब तक कोई बार भी डिविडेंड नहीं दिया है। तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड वाइज तो कंपनी साउंड नहीं है, लेकिन हाँ, बड़े निवेशकों की अगर बात करें तो दो बड़े निवेशक, 2 दिग्गज निवेशक देश की इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है। तो आपको इसके ऊपर भी फोकस रखना होगा। ये कुछ ऐसे नाम है जिनका जिक्र आमतौर पर नहीं होता, लेकिन हाँ, इनमें बड़े निवेशक जरूर एंटर्ड हैं। बिल्कुल, आपने ये बता के सुमित, और अगर आप देखें दिक्कतें बढ़ा दी। अब आप यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज़ को देखिए, मिहिर रवि मेरी स्क्रीन पर जब प्राइस दिखा था, मैं सुमित की बात करते करते 2015 में इसका भाव था करीब 11-12 रुपये। आज 295 रुपये इसका भाव है, 295। हालांकि गौरांग, अब इन सारे बड़े नाम आपने सुने और उनके छोटे स्टॉक भी सुने आपने, ज़ोडिएक हो गया, यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज़ हो गया। इनमें से किसी में आपका इंटरेस्ट या फिर क्लाइंट्स को कोई सजेशन दिया हो या फिर अच्छा स्टॉक लग रहा हो आपको इनमें से कुछ? आई थिंक एक नाम ध्यान में आ रहा है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि हमारी कवरेज है कि नहीं, और काफ़ी लंबे समय पहले मैंने भी नज़र डाली थी इस कंपनी के ऊपर। वो है ज़ोडिएक क्लोथिंग और स्टेट ऑफ द आर्ट इनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। इनके गारमेंट्स भी काफ़ी बखूबी लोग पसंद करते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। एज अ डिस्क्लोजर ये तो बिल्कुल देना चाहूँगा। और हर एक लाइन में इनके पास अपने क्लोथ्स अवेलेबल है एंड वो सिर्फ मेन के लिए नहीं कैटर करते, विमेन की भी इनके पास अच्छी खासी क्लोथ्स लाइनअप है। और मैं मानता हूँ कि अगर एशियाई परफॉर्मेंस रहा या इससे बेहतर हुआ तो डेफिनेटली इनके नतीजों पर अच्छा असर आ सकता है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा बिल्कुल कि मैं खरीदारी करने की या फिर बिकवाली करने की या फिर बने रहने की राय नहीं दे रहा हूँ। ये जो मैंने अनुभव किया है कंपनी की बैलेंस शीट को देख करके कुछ समय पहले, उस पर के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। चलिए, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिस पर हमने बात की। क्विकली गौरांग, ये अब L&T टेक का IPO जो ओपन हो रहा है, उस पर क्या सलाह है आपकी? सोमवार को खुल रहा है। वेल अगेन पेडिग्री बेटर है कंपनी की और हमने कुछ समय पहले एक और ऑफरिंग इनके तरफ से आती हुई दिखी थी और मैं मानता हूं कि एक सिस्टमेटिक तरीके से जिसका इंतज़ार हमें सबको था, वो है जो अलग अलग कारोबार है उसको सेपरेट करके एक अलग एंटिटी के रूप में आप लिस्ट करें, वैल्यू अनलॉकिंग होती है उससे, और जो उनका कोर बिजनेस है उन पर वो पूंजी जुटा करके और ज़ोर से और लंबे समय तक अपनी कैपेसिटीज एक्सपेंशन की बात कर सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। वेल अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी तो कोई IPO नोट नहीं निकाली है, लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके का बातें मैं सुन रहा था मैनेजमेंट की तरफ से, मुझे उम्मीद है कि लंबी अवधि के नज़रिए से सभी शेयर धारकों को ये रिवॉर्ड करेंगे। जी चलिए,
एक बार फिर से अगर आप देखें तो मार्केट्स दिन की तरफ जाते हुए 8868 दिन के लोअर लेवल से मार्केट जाता है। और इस बीच आप एलएनटी को भी देखिए ना, एलएनटी भी देखिए, एलएनटी ने एक अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, लेकिन आई थिंक अभी फेलियर नहीं हुआ, लेकिन 15-20 के नीचे का थोड़ा सा रिस्की जोन है।